स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 9 की साइंस को। यदि आप सभी कक्षा 9 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पहले चैप्टर को, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आइए इसके हम सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से पदार्थ छांटो। कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल, पेय, इत्र की सुगंध। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको पदार्थ छांटने हैं। तो याद रखिएगा, जो पदार्थ होते हैं ये सभी स्थान घेरते हैं, इनमें भार होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे हैं इनमें से जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है। अब देखिए, तो पदार्थ निम्न है तो आप लिख दीजिएगा, कुर्सी हो गया, वायु हो गया, बादाम हो गया तथा शीतल पेय पदार्थ हो गया। ठीक है, ये सभी स्थान घेरते हैं तथा इन सभी का द्रव्यमान होता है। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, अब इसको आपको बताना है क्यों ऐसा होता है। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको, आप इसको लिख लीजिएगा। किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। ये भी जानते हैं कि कणों का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप और उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है। तो ताप का मतलब यहाँ पर ठीक है गर्म से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताप मतलब जब खाना ज़्यादा गर्म रहेगा तो क्या होगा, वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जब कम गर्म रहेगा तो वो कम दूर तक जाएगा। इसीलिए गर्मा गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन समाप्त। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर में आप लिखेंगे, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कण के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को साथ साथ रखता है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, आपको बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं आपको पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं। तो नंबर 1 आपका इसके अंदर देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा उत्तर में, पदार्थ के कणों की विशेषताएं। फिर नंबर 1 में आप लिखिएगा, पदार्थ के कणों के मध्य एक आकर्षण बल उपस्थित होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका, पदार्थ के कणों के मध्य पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तीसरा नंबर आपका होगा, ठीक है, यहाँ पर पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और चौथा नंबर आपका होगा, पदार्थ के 3 रूप ठोस, द्रव और गैस हैं। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर चलिए अब देख लेते हैं हम पाठगत प्रश्न जो आपके पाठ से आए हैं। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 प्रश्न आपका है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और उसके बाद देखिए आगे क्या होता है फॉर्मूला, द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर आगे दिया गया, घनत्व बढ़ने के साथ निम्नलिखित को आरोही क्रम में लिखिए। वायु, चिमनी का, शहद, पानी, चाक, रुई और लोहा। ठीक है, चलो हम यहाँ पर अब लिखते हैं। यहाँ पर देखो, चिमनी का के आगे धुआं कट चुका है, यहाँ पर धुआं रहेगा। क्या रहेगा, धुआं रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर लेना, धुआं लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या रहेगा, धुआं रहेगा। इसको धुआं बना लेना, धुआं। तो इससे बन नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको धुआं लिख लेना इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर धुआं, चिमनी का क्या होता है, धुआं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
तो यहाँ पर धुआं लिख लीजिएगा, यहाँ पर बन नहीं रहा है तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए अब देखिए उत्तर में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे घनत्व के बढ़ते क्रम में पदार्थ, मतलब जो सबसे हल्का रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो उससे भारी रहेगा उसको उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे हल्का क्या होगा, इनमें से वायु होगा, फिर उसके बाद चिमनी का धुआं होगा, फिर रुई उससे भारी होगी, फिर पानी भारी होगा, फिर शहद भारी होगा, फिर चाक भारी होगा, सबसे भारी क्या होगा, लोहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर धुआं लिखा हुआ है इस चिमनी का, यहाँ पर आगे धुआं लगा लेना। ठीक है, बाई मिस्टेक वो हट गया है। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर ए नंबर। ठीक है, ए नंबर, इसमें दो क्वेश्चन है। ए नंबर में दिया गया है पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को तालिकाबद्ध कीजिए। तो आपको तालिकाबद्ध यानी इसको इस तरह से तालिका में लिखना है। तो चलिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख करके आपको इसी तरह से लिखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखेंगे ए में पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने चीजें लिखा है मैंने, गुण लिखा है। ठीक है, सबके गुण, फिर उसके बाद 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो देखो गुण में जैसे आकार है, वो ठोस का क्या होता है, ठोस का आकार निश्चित होता है, वह स्थिर आकृति बनाए रखता है। जैसे देखो ठोस में क्या हो गया, ईंट हो गया। ईंट क्या रहता है, जो ईंट होता है वो ठोस होता है, वो जल्दी टूटता नहीं है। उससे भी अगर आप देखना चाहें दूसरी चीज, तो लोहे की कोई भी चीज ले लीजिए, जैसे लोहे की कील ले लीजिए, या लोहे का कुछ भी आप ले सकते हैं, सरिया भी ले सकते हैं। तो देखिए लोहे की जो चीजें रहती है वो अपनी आकृति बनाए रखते हैं, जैसे रहते हैं उसी तरह रहते हैं, उनके आकार में कोई भी परिवर्तन जल्दी नहीं आता है। ठीक है, बहुत आपको उसको अंदर मेहनत करनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, तभी वो अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, और वो अपनी आकृति बनाए रखते हैं। अब देखो उसके बाद सेकंड नंबर दूसरे में द्रव है। द्रवों का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, परंतु इन्हें जिस पात्र में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कि आप पानी देखते होंगे, पानी जब आप लोटे में लेते हैं तो लोटे के आकार का हो जाता है, लोटे में आ जाता है। जब आप पानी को उसी को किसी भगोने में रखते हैं तो भगोने का आकार का हो जाता है। जब उसी को किसी कटोरी में रखते हैं कटोरी का आकार का हो जाता है। मतलब क्या होता है, द्रव जो होता है जिसी के अंदर, जैसे द्रव में पानी हो गया, दूध हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें द्रव होती हैं द्रव रूप में, उन सबको अगर आप रखते हैं तो उसी का आकार ले लेती है। समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो उसके बाद गैस, ठोसों का आकार निश्चित नहीं होता। अब देखो यहाँ पर जो ठोस होते हैं उनका आकार कभी भी निश्चित नहीं होता, सॉरी गैस जो होता है, यहाँ पर ठोस लिख उठा गलती से, यहाँ पर गैस रहेगा। ठीक, क्या रहेगा, गैस रहेगा। गैस हो, यहाँ से गैस लिख लीजिएगा। गैस का आकार निश्चित नहीं होता, क्या नहीं होता, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कैसे, अब जो गैस रहती है, ठीक है, जो गैस रहती है वो जब सिलेंडर में रहती है, ठीक है, जैसे सिलेंडर में गैस आती है, सिलेंडर में रहती है, सिलेंडर के अंदर रहती है। ठीक है, जैसे लीक होती है, निकल जाती है, लेकिन आपको दिखता नहीं है। ठीक है, दिखता नहीं है, लेकिन वो क्या होता है, वो निकलती रहती है। मतलब अगर आप चाहें गैस को, तो जब गैस निकलती है तो कमरे में फैल जाती है, उसके बाद बाहर फैल जाती है ना। अगर आप उसी गैस को चाहे छोटे सिलेंडर में भरना चाहे, छोटे सिलेंडर में चली जाएगी, बड़े सिलेंडर में चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से गैस का जो आकार होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलो दूसरे गुण की तरफ बढ़ते हैं, जो है दृढ़ता। तो देखो ठोस दृढ़ होते हैं, मतलब वो कठोर होते हैं, द्रव दृढ़ नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठोस दृढ़ नहीं होते हैं, ध्यान रखना। गैस दृढ़ नहीं होती, ठोस भी दृढ़ नहीं होते हैं और गैस भी दृढ़ नहीं होती है। ठीक है, अब देखो आयतन, ठोस का आयतन निश्चित होता है, क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आयतन अनिश्चित होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो इसके बाद देखते हैं हम, गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। ठीक है, वे जिस स्थान, वे तो जितना स्थान मिलता है, उन्हें तो जितना स्थान मिलता है वो सारा ही घेर लेते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हो, जो गैस है उसको जितना स्थान मिलेगा उतना घेर लेगा। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। तो चलिए इसके बाद अगले पर चलते हैं हम। तो अगला है संपीड़न शीलता। ठीक है, संपीड़नशीलता ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठोस संपीड़नीय होते हैं। संपीड़नीय मतलब क्या होता है, ध्यान समझिएगा। मतलब ये फैलाव जिसको कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फैलाव। तो ये कम ठोस
संपीड़नीय होते हैं। यानी लग गया इसका मतलब ये संपीड़ित नहीं हो सकते, ज्यादा फैल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन द्रव जो है जब उसको आप ऊपर से छोड़ते हो, जैसे पानी लिए हो, पानी को आप खड़े होकर छोड़ो तो क्या होता है, वो फैल जाता है, ठीक है। एक बूंद यहाँ पर गिरेगी, एक बूंद कहीं पर और जाकर गिरेगी, इस तरह रहता है ना, मतलब दूर दूर उसका छिटा जाता है, उसको कहते हैं संपीड़न। तो देखो द्रव जो होते हैं वो कण संपीड़ित होते हैं, कम दूर फैलते हैं। जो गैस होती है वो अधिक फैलती है। अगर गैस को आप देखो एक जगह, क्या करो आप, गैस सिलेंडर खोल दो और वो सिलेंडर क्या होगा, उसकी गैस की गंध पूरे कमरे में फैल जाएगी, या पूरे बाहर जितनी दूर तक वो जा सकती है उतनी दूर तक आपको गंध उसकी आएगी, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा संपीड़ितशील होते हैं। अब देखो इसके बाद देखते हैं 5 नंबर, कणों के बीच अंतराणविक बल, ठीक है। कणों के बीच अंतराणविक बल देखते हैं, तो देखो ठोस के कणों के बीच बहुत अधिक अंतराणविक बल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इनके जो ठोस होते हैं इनके बीच बहुत अधिक अंतराणविक बल पाया जाता है। अंतराणविक बल क्या करता है, ये पदार्थों जितने भी इनके अंदर कण होते हैं उन सबको अपने के साथ जोड़कर रखता है। जितना ज्यादा कण रहेंगे उतने ज्यादा वो खींच कर रखेगा, पास रखेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। जितने कम होंगे वो आसानी से टूट जाएगा। देखो द्रवों के कणों के मध्य ठोस की अपेक्षा कम अंतराणविक बल पाया जाता है, परंतु यह बल इतना आयतन स्थिर बनाने के लिए पूर्ण होता है। मतलब देखो ठोस में ज्यादा होता है, उसके बाद द्रव में कम होता है। तो गैस के कणों के बीच अंतराणविक बल बहुत कम होता है, अर्थात नगण्य होता है। प्रत्येक कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं और अधिक से अधिक आयतन घेर सकते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं हम कि जो गैस होता है, ठीक है, गैस के बीच क्या होता है, जो अंतराणविक बल होता है वो नहीं होता, नग्न यानी नहीं होता है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि देखो गैस को एक जगह आप छोड़ते हो तो ये हर जगह फैल जाती है। अगर कण होते तो वो उसको जोड़ कर रखते। जैसे देखो आप ईंट है, ईंट को अगर आप बाहर रख देते हो, ऐसा क्या कि ईंट आज आपने रख दिया कल गायब है, नहीं। लेकिन गैस को अगर खोलकर छोड़ दोगे तो गैस आज खोलोगे कल सुबह उठोगे बाहर देखोगे गायब गैस पूरी, ठीक है। इस तरह से होता है, इसलिए इसके अंदर बहुत कम अंतराणविक बल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। तो 6 नंबर का है कणों में गति। अब देखो ये ठोस के कणों की गति कंपन गति होती है और बहुत कम होती है। देखो ठोस में कंपन गति के द्वारा क्या होता है, इसके कण आगे जाते हैं। जैसे देखो आप क्या कर सकते हो, ठोस में आता है कलछुल, जिससे कलछुल मतलब खाना मम्मी बनाती है ना, उसको आप ले लीजिए। क्या करो आप उसको गर्म करो, ठीक, खूब कलछुल को देखो आग कभी कभी क्या होता है रख उठता है भगोने पर तो वो गर्म हो जाता है। तो देखो आपका वो कलछुल तो बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन वो वहां पर आगे गर्म होता है, लेकिन उसकी जो गर्माहट है पीछे तक पहुंच जाती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर कंपन गति होती है, ठीक है। आगे गर्म होता है, पीछे तक उसकी जो गर्माहट है वो पहुंच जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए इसके अंदर कहते हैं कंपन गति है। द्रवों के कणों की गति कम होती है, परंतु ठोस से अधिक इसके कण एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। देखो ध्यान समझिएगा, इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है जो द्रवों के कणों की गति है वो कम होती है, लेकिन जो ठोस है इनके कण एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है। मतलब इसके जो कण हैं ये एक दूसरे से अलग नहीं होते ठोस वाले, ठीक है। लेकिन इनके जो कण हैं ये क्या हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं द्रव के। देखो जब आप पानी को छोड़ते हो, मैंने अभी बताया था पहले, जब पानी को आप गिराते हो तो ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी भी ठोस पदार्थ को ऊपर से छोड़ो, जैसे कलछुल ले लीजिए, उसको जब आप छोड़ोगे, ठीक है, तो वो अलग नहीं होगा, टूटेगा नहीं। लेकिन ये पानी जो होता है ये टूट जाता है, ठीक है, बिखर जाता है। गैस में देखो गैसों के कण तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। मतलब ये गैसों के जो कण है वो बहुत तीव्र गति से ठीक है, बहुत तीव्र वेग से अनियमित गति करते हैं। इसलिए देखो जैसे गैस थोड़ा सा भी खुलता है तुरंत ये भागने लगते हैं बाहर की ओर, है ना। अब देखो बी नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, ठीक है, सरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गति ऊर्जा एवं घनत्व, ठीक है। चलिए हम इस पर कर लेते हैं भैया बातें। तो पहला नंबर है दृढ़ता। दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर भी पदार्थ अपना आकार नहीं बदलते, परंतु बल लगाने पर वे टूट जाते हैं, जैसे ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं, ठीक है। अब चलो संपीड़ितता किसे कहते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। संपीड़ितता का अर्थ है कि पदार्थ पर बल लगाने पर उसके कण एक दूसरे के समीप आ जाएं, जिससे उनका आयतन कम हो जाए। ठोस पदार्थ
को तथा द्रव का संपीड़न नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब इस पर हम बल लगाएंगे तो इसको ज्यादा हम नजदीक नहीं ला सकते ठोस को। ठीक है, गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। देखो जो गैस रहती है जो सिलेंडर में भरी रहती है उसको प्रेशर द्वारा भरा जाता है, संपीड़न द्वारा भरा जा सकता है, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो सरलता। सरलता का अर्थ है बहाव, ऐसा पदार्थ जो बह सकते हैं, तरल या द्रव पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ आसानी से बहते हैं जैसे जल हो गया, दूध हो गया आदि, परंतु कुछ पदार्थ धीरे बहते हैं जैसे शहद हो गया। ठीक है, ग्लिसरीन हो गई, ये सारे चीजें धीरे धीरे बहते हैं। अब देखो 4 नंबर में, बर्तन में गैस का भरना, गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसीलिए गैसों के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जाता है, जैसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ठीक है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों में भी संपीड़ित करके गैसों को भरा जाता है, इसीलिए इसी प्रकार संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को भी अधिक ताप पर गैस सिलेंडर में भरा जाता है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपको। अब देखो 5 नंबर का है आपका आकार। यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो उनका आकार निश्चित होता है। जैसे ठोस पदार्थों का आकार निश्चित होता है, परंतु तरल पदार्थों के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होने के कारण आकार निश्चित नहीं होता। वे उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। इसी प्रकार गैसीय पदार्थ का आकार भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अब देखो गति ऊर्जा एवं घनत्व। पदार्थ के कण सदैव गतिशील रहते हैं जिनके कारण उनमें गति ऊर्जा होती है, ठोस पदार्थ के कण की। अब देखो इसके अंदर और भी आपको यही गति ऊर्जा के बारे में बताया गया है थोड़ा सा नीचे। गति ऊर्जा बहुत कम होती है तरल पदार्थों में ठोस पदार्थों से अधिक तथा गैसीय पदार्थ की गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। घनत्व किसी पदार्थ के एक इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। सामान्य एस पदार्थ का घनत्व अधिक होता है। गैसीय पदार्थ के कणों के मध्य खाली स्थान बहुत अधिक होता है, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है, परंतु इनका घनत्व ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। ओके, ये हो गया। अब चलिए हम देखते हैं इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, कारण बताइए। आपको यहाँ पर कारण बताने हैं। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को घेर देती है जिसमें इसे रखते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। तीसरा नंबर है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। चौथा नंबर है, हवा में हमें आसानी से अपना हाथ हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर चलिए देखते हैं। पहला नंबर था यहाँ पर। ठीक है, तो उसका हम उत्तर देते हैं आपको। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखते हैं, क्योंकि उच्च गतिज ऊर्जा तथा नगण्य आकर्षण बल के कारण गैस के अणु उच्च वेग से सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद बी नंबर, तेजी से गति करते हुए जब गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं वे दाब डालते हैं। गैस द्वारा डाला गया दाब तेजी से गति करने वाले गैस अणु की बर्तन की दीवार से टक्करों के कारण होता है। ठीक है, देखो इसके बाद सी नंबर, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है। डी नंबर,
हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा के अणु आसानी से कट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम बल लगा होता है, जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है, अतः इनके बीच अत्यधिक बल लगा होता है। उसमें हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को पानी पर तैरते देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। चलिए हम बताते हैं आपको। बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक पानी हटा सकता है, इसीलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता है। बर्फ का आयतन अपने उस जल से जिससे वह बना होता है अधिक होता है। ठीक, इस तरह से आप लिख देंगे। चलिए अब हम आ गए पहले नंबर प्रश्न पर, इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपका ये न्यूमेरिकल है, इसको हम करेंगे। ठीक है, तो दिया गया है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में आपको दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपका यहाँ पर हो जाएगा K बराबर C। ठीक है, K डिग्री, यहाँ पर डिग्री लगा लेना, K डिग्री बराबर C डिग्री प्लस 273। ठीक है, तो केल्विन भी इसको बोल सकते हो आप। तो चलो C बराबर क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, K की तरफ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर देखो कि हमारा K का मान दिया गया है, तो यहाँ पर रख देंगे K की जगह। ठीक है, तो K का मान देखो, यहाँ पर K को हटाकर हमने क्या रख दिया 300, ये 273। पहले ये देखो 273 को उधर ले गया तो माइनस में चला गया, तो K का मान रखे -273 बचा हुआ है, तो इसको घटा देना तो आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखो अब आपका है अगला, यहाँ पर बराबर लगा लेना, ठीक बीच में यहाँ पर बराबर का निशान रहेगा। ठीक है, K बराबर C प्लस 273। तो यहाँ पर C का मान फिर से निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको उधर 95 करोगे माइनस में चला जाएगा। K का मान रख देना, K का मान दिया गया है 573, तो 573 रखोगे तो आपका 200 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक, कितना आएगा 200 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो पहला नंबर है 250 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है बी नंबर का 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो आइए देख लेते हैं। ए नंबर पे होगा 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखो बी नंबर में 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल द्रव तथा गैस अवस्था में बदल जाएगा। अब चलो इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर वह एक निश्चित ताप पर अवस्था में परिवर्तन करके दूसरी भौतिक अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब इसका ताप स्थिर रहता है क्योंकि अब समस्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में काम आती हैं तथा यह तब तक रहता है जब तक पदार्थ एक अवस्था से दूसरे अवस्था में पूर्ण रूप से न बदल जाए। ऐसा ऊष्मा को पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। चलिए इसके अंदर देख लेते हैं हम। तो इसके अंदर होगा, हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब वह तापमान के द्वारा तय होती हैं। ताप कम करने व दाब बढ़ाने पर पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। वायुमंडलीय गैस की ऊपरी ऊंचाई पर ताप कम होने के कारण गैस संघनित होकर बादल में बदल जाती है, जो द्रव की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बना होता है। देखो इसके बाद फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। ठीक है, चलो हम इसका उत्तर बताते हैं। कूलर के आधार में एक पानी भरने का बर्तन होता है। घनाकार बर्तन के एक फलक पर पंखा लगाया जाता है। वह अन्य 3 फलकों पर घास की चटाई
उन पर एक युक्ति का प्रयोग कर कर पानी गिराया जाता है। पंखा बाहरी हवा को अंदर खींचता है और पानी का वाष्प होता है, जिसके लिए वह ऊष्मा अंदर आने वाली हवा से ग्रहण करता है और हवा ठंडी हो जाती है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो इसके बाद आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गर्मी में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? उत्तर, मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे घड़े में भरा पानी रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। देखो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊष्मा अर्थात ताप के रूस से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। 4 नंबर, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली ही सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है, अतः प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कम की अपेक्षा तेजी से होता है, वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। पसीने के वाष्पीकरण के दौरान पसीना हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों से पसीने का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब देखिए आ गए हैं हम अभ्यास प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो सेम वही फॉर्मूला होने वाला है, तो यहाँ पर बस आपका ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका फॉर्मूला पहले से दिया गया है, C बराबर के माइनस 273। तो यहाँ पर देखो K का मान रख देना, यहाँ से उठा करके 293, तो 293 से 273 घटा देना तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से इसमें भी करोगे। ठीक है, 470 यहाँ पर रख दोगे, K की जगह 470 रखने पर घटा देना 273 तो आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया गया निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तो केल्विन में परिवर्तित करना है तो सेम वही चीज़ें फॉर्मूला आपका बस यही होगा, केल्विन को आगे कर देना, C को पहले कर देना। ठीक है, और इसके अंदर जब आप केल्विन का मान निकालते हो तो यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वो प्लस में रहता है। सेम वही इसी तरह से होगा। ठीक है, मान को यहाँ पर उठाकर C की जगह रख देना, 25 हो जाएगा। देखो C लिखा रहे तो C की जगह रखना मान को, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ देना तो 298 केल्विन आ जाएगा। अब इसी तरह से देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, C का मान फिर से उठाकर रख देना है, दूसरे वाले का 273 रख दोगे और 373 रख दोगे और 273 को जोड़ लोगे तो हो जाएगा 246 केल्विन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण बताइए। तो चलिए हम देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपका है, नेफ्थलीन को रख रहने देने पर, ठीक है, नेफ्थलीन को रख रहने देने पर, या ऐसे कह सकते हो रख देने पर। ठीक है, इसको रहने को हटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा नेफ्थलीन को रख देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना
अदृश्य हो जाता है। मतलब अगर नेपथलीन एक ऐसा पदार्थ है, ठीक, एक ऐसे पदार्थ है जिसको अगर आप रख देते हो, ठीक, खुली हवा में, तो ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो इसको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं। नेपथलीन एक उस ऊर्ध्वापतन, क्या है, ऊर्ध्वापतन पदार्थ है। क्या है, नेपथलीन एक ऊर्ध्वापतन पदार्थ है और वह ठोस अवस्था से सीधे गैस में बिना द्रव बने परिवर्तित हो जाता है, अतः कोई अवशेष नहीं बचता। ठीक है, चलो बी नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा, इत्र के कण वायु के कणों के साथ शीघ्रता से विसरित होकर वायुमंडल में फैल जाते हैं। इसी प्रकार चारों ओर फैलने के कारण हमें कई मीटर दूर बैठे होने पर भी गंध पहुंच जाती है। ठीक है, और 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला जल है, चीनी है, वायु, ऑक्सीजन है। जो कम भारी रहेगा उसको पहले लिखना है। तो देखो, जो सबसे कम भारी होता है वो होता है ऑक्सीजन होता है, फिर उसके बाद जल होता है, फिर होता है चीनी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होंगी? ठीक है, तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी द्रव अवस्था में होगा। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी ठोस अवस्था में होगा, क्योंकि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। अब देखो, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि हेतु कारण। अब देखो यहाँ पर पुष्टि हेतु कारण दें। अब पहला नंबर है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। दूसरा, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। पहला नंबर, इसके अंदर आपको बताना है, इस तरह से उत्तर देना है। पानी कक्ष ताप पर द्रव होती है, क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसे जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति जैसा बन जाता है। इसका निश्चित आयतन होता है। इसे फर्श पर डालने से ढलान की ओर रहता है, अतः हम कह सकते हैं कि कक्ष ताप पर पानी द्रव है। ठीक है, बी नंबर, लोहे की अलमारी कठोर वह असंपीड्य है, इसका आकार निश्चित है, इसीलिए यह ठोस है। ठीक है, अब देखो इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो उत्तर हो जाएगा, 273 केल्विन पर पानी के कणों की अपेक्षा कण के कणों की ऊर्जा कम होती है। फलतः बर्फ वातावरण से अधिक ऊष्मा अवशोषित कर सकता है। यही कारण है कि समान ताप पर होते हुए भी बर्फ पानी की अपेक्षा अधिक ठंडक पहुंचाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? तो हो जाएगा इसका उत्तर, 373 केल्विन पर वाष्प के कणों की ऊर्जा समान ताप पर पानी के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ऐसा वाष्प के कणों द्वारा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा अवशोषित की जाने के कारण होती है। अतः जब वाष्प त्वचा के संपर्क में आता है तो समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। फलतः 373 केल्विन पर ताप द्वारा समान ताप पर उबलते पानी की अपेक्षा अधिक जलन पैदा होती है। अब 9वां नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ठीक है,
यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला नंबर देखो इस तरह से चित्र बना रहेगा, इसके अंदर ABCD मैंने बाद में इसके अंदर लिखा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या होगा, ठोस रहेगा, ठोस से क्या होगा, वो द्रव बदलेगा, ठीक है, इसलिए ठोस था, इसको A नाम हमने दिया, ठोस वाले को जो ये लाइन है A नाम दिया। उसके बाद क्या होगा, द्रव से गैस बदलेगा तो B नाम दिया। अब गैस से फिर से द्रव बदलेगा, क्योंकि गैस बदलेगा बादल बन जाएगा, बादल से फिर से वर्षा होगी ना, तो ये C होगा। फिर उसके बाद द्रव से फिर से ठोस बदलेगा, ये D होगा, ठीक है। अब देखो उसके बाद आगे यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। अब देखो यहाँ पर ठोस से ये डायरेक्ट भी गैस बदल सकता है, तो इसको ई नाम देंगे। और यहाँ इस पर हो सकता है गैस से ये डायरेक्ट क्या बन जाए, ठीक है, गैस से डायरेक्ट क्या बन जाए, ये हमारा ठोस बन जाए, ठीक है, गैस से ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाए, ठोस बन जाए, इसलिए इसको एफ नाम हमने दिया। अब इस तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है। अगर आपकी बुक में नहीं दिया है, वैसे तो दिया होगा, बस आपको ये ABCDEF इसी को लिखना था, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पदार्थ के कण के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं, तो वो उत्तर हो जाएगा पदार्थ के कणों के आकार अत्यंत सूक्ष्म हैं। दूसरा नंबर आपका, दो पदार्थ के नाम लिखिए जो ऊष्मातापन करते हैं, सॉरी ऊर्ध्वातपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड हो जाएगा और कपूर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा नंबर है, दो गैसों के नाम बताइए जिन्हें घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप से आपूर्ति की जाती है, तो हो जाएगा LPG जो कि घरों में रखी जाती है, और ऑक्सीजन जो कि अस्पतालों में रखी जाती है। चौथा नंबर, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए, तो क्या हो जाएगा, इसका 373 हो जाएगा, और हिमांक इसका क्वथनांक 373 है, और हिमांक क्या होगा, 273 हो जाएगा, ठीक है। ये केल्विन पैमाने पर हमने बताया आपको। अब देखो पांचवा नंबर, निम्न में से कौन से पदार्थ का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है, ऑक्सीजन, शर्करा, क्रिस्टल, लकड़ी, जल, वायु, तो इसके अंदर जल, ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पदार्थ को आकार व आयतन निश्चित नहीं है, ऑक्सीजन, ठीक है, शर्करा, क्रिस्टल, लकड़ी, वायु, जल। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है क्या, एक सेकंड चेक करने दीजिए। देखो हाँ, बस इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है, ठीक है। दो इसके अंदर क्या था, निम्न में से कौन से पदार्थ का निश्चित आयतन है, निश्चित कह रहा है, इसके अंदर क्या कह रहा है, कौन से पदार्थ को आकार व आयतन निश्चित है, इसके अंदर आकार और आयतन दोनों बताना है, ठीक है। इसके अंदर केवल आयतन बताना था, तो इसके अंदर आकार और आयतन दोनों बताना है, तो इसके अंदर आपका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन तथा वायु, ठीक है। चलिए 7 नंबर का देख लेते हैं, प्राचीन भारतीय दार्शनिक के अनुसार पंच तत्व को कौन से हैं, तो पंच तत्व कौन से हैं बताना है आपको। तो देखो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश। 8वां नंबर क्वेश्चन, तरल क्या है, दो उदाहरण दीजिए। कोई भी पदार्थ जो बह सकता है और अपना आकार बदल सकता है तरल कहलाता है, जैसे द्रव और गैस। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग लिखिए, तो आपको यहाँ पर लिखना है, जलीय जीव जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, सांस लेने के लिए करते हैं, ठीक। 10 नंबर का, ठोस द्रव एवं गैसों में किसकी संपीड़ितता सबसे अधिक और किसकी सबसे कम है, तो आपको यहाँ पर लिख देना है, गैसों की संपीड़ितता सबसे अधिक और ठोसों की सबसे कम है। 11 नंबर क्वेश्चन, ठोस, द्रव और गैस की दृढ़ता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आपको सबसे पहले ठोस लिखना है, फिर द्रव लिखना है, फिर गैस लिखना है, ठीक है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, ठोस, द्रव व गैस में से किसको खुरची जा सकता है, तो इसके अंदर ठोस को खुरचा जा सकता है, मतलब खुरचा मतलब जैसे समझ लीजिए, खुरचा मतलब है कि उसके अंदर, आपको बताऊं कैसे, मतलब ऐसा उसके अंदर जैसे आपके पास ईंट है, ईंट के अंदर अगर आप क्या करें, किसी भी लोहे की वस्तु से उसके अंदर अगर आप, ठीक है, उसके अंदर
निशान बनाते हैं, उसी को कहते हैं खुरचना। ठीक है, तो उस ठोस में केवल आप निशान बना सकते हैं, पानी में नहीं बना सकते, वायु में भी नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलो 13 नंबर, पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा क्यों होती है? तो आप इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए इनमें गतिज उत्पन्न होती रहती है। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप जल की धारा, ठीक है, धारा रहेगा यहाँ पर, को क्यों नहीं काट पाते? तो उत्तर हो जाएगा जल के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, दो गैसों का उदाहरण लिखिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, पसीना आने पर हमें हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? तो उत्तर हो जाएगा पसीने के वाष्पन के लिए ऊष्मा शरीर से ले जाती है। पंखे में बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आर्द्रता से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा वायु के प्रति एक घन मीटर में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊर्ध्वापतन की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलना ऊर्ध्वापतन कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं दो ऊर्ध्वापतन पदार्थों के नाम लिखिए। तो लिख देना कपूर, अमोनियम और क्लोराइड, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, उन कारकों को लिखिए जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। तो उत्तर में आप लिख दीजिएगा उच्च दाब व निम्न ताप, दो ऐसे कारक हैं जो किसी गैस को द्रवित करने में सहायक हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, फैला देने पर गीले कपड़े क्यों जल्दी सूख जाते हैं? उत्तर हो जाएगा फैला देने पर गीले कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऐसे लिख दीजिएगा। उत्तर 7 नंबर क्वेश्चन, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब हम देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका हो जाएगा 8 नंबर का क्वेश्चन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो इसको तो अभी मैंने बताया। ठीक है, ये 2 बार क्वेश्चन नहीं, ये गलन की गुप्त ऊष्मा थी, ये वाष्पन की। ठीक है, दूसरा है। तो चलो देख लेते हैं। उसका उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी ग्राम या 335 जूल ग्राम या 335 गुणे 103 जूल प्रति किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मीय क्या है? गुप्त ऊष्मीय नहीं रहेगा, ऊष्मा रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ऊष्मा क्या है? तो लिख दीजिएगा जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 2200, ऐसे कह सकते हैं 2260 जूल प्रति ग्राम या 2260 गुणे 103 जूल किलोग्राम है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन, अंतराणुक बलों के आधार पर ठोस, द्रव, यहाँ पर द्रव नहीं द्रव होगा। ठीक है, द्रव तथा गैसों का वर्णन कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं भैया इसके अंदर। तो इसके अंदर लिखेंगे ठोसों के अंतराणुक बल अत्यधिक प्रबल होते हैं ताकि इसे बनाने वाले अवयव कण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनमें इनके मध्य स्थान नगण्य होता है। इसी कारण ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, इनका घनत्व अधिक होता है। द्रवों में अंतराणुक बल इतने प्रबल होते हैं कि वे अवयव कणों से एक साथ बंधे रहते हैं, लेकिन उतने प्रबल नहीं होते कि अवयव कणों की
स्थिति निश्चित कर सकें। इसी कारण द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता तथा द्रव बहते हैं। गैसों में अंतराणुक बल नगण्य होता है, इसीलिए गैसों के अवयव कण स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं तथा उपलब्ध स्थान को घेर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन 13 नंबर का है, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, उसमें अंतर कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके अंदर लिख देना है, भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं। पहली है ठोस, दूसरी है द्रव, तीसरी है गैस। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं ठोस, द्रव, गैस में अंतर क्या क्या है। तो देखो पहला नंबर ठोस का, ठोस कठोर होते हैं तथा इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा नंबर देखो, द्रव कठोर नहीं होते तथा बहुत कम दबाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गैस कठोर नहीं होते तथा इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन, इनका निश्चित आयतन व आकार होता है। इसका देखो, इनका निश्चित आयतन तो होता है लेकिन उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है। ठीक है, इनका आयतन व आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। तीसरा नंबर, वे बहते नहीं हैं। ठीक है, ये बहते नहीं है, वे की जगह ये कर लो, ये बहते नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये उच्च तरल से निम्न तरल की ओर बहते हैं। ये सभी तरफ बहते हैं। उदाहरण के लिए इसके अंदर लोहा हो गया, गंधक हो गया, इसके अंदर उदाहरण के लिए जल हो गया, पेट्रोल हो गया, इसके अंदर वायु हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखो, दिया गया वायुमंडलीय गैसों का विसरण जलीय जीवों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो उत्तर में लिख दीजिएगा, वायुमंडलीय गैसों विशेषकर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा जल में घुल जाती है। घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जंतु श्वसन के लिए करते हैं। जलीय पादप जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य निर्माण में करते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आइए देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ गर्म किया जाता है। तो उत्तर में लिख दीजिएगा, जब एक ठोस पदार्थ गर्म किया जाता है तब उसका तापमान बढ़ जाता है या उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण पदार्थ का कण अधिक तेजी से कंपन करने लगता है और कणों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब ऊष्मा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा कणों के आकर्षण बल के बराबर हो जाती है और ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह तापमान पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अतः किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ पिघलकर समान वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में लिख दीजिएगा, बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है। सुविधा के लिए इसे हम 273 केल्विन लेते हैं। केल्विन को केल्विन कहते हैं। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है, वाष्पीकरण या वाष्पन क्या है, इन कारणों का उल्लेख कीजिए जिन पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। तो उत्तर लिख दीजिएगा, वाष्पीकरण या वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई द्रव अपने क्वथनांक से भी कम ताप पर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके बाद देखिए आगे, वायुमंडल से ऊष्मा लेकर द्रव की खुली सतह के कण वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की दर निम्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला नंबर है द्रव की खुली सतह। द्रव के छोटे या कम खुले सतह वाले बर्तन में रखने पर वाष्पन की दर कम और चौड़ाई अधिक खुली
सतह वाले बर्तन में अधिक हो जाती है। दूसरा नंबर, वायु का ताप, वायुमंडलीय ताप अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाती है। तीसरा नंबर, वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता या नमी कम होने पर वाष्पीकरण की दर अधिक और अधिक होने पर कम होती है। अब देखो 4 नंबर का, वायु की गति में वृद्धि। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो जल वाष्प तेजी से दूर ले जाई जाती है, जिससे आसपास के स्थान में जल वाष्प जल वाष्प की मात्रा कम हो जाती है और वाष्पन की दर बढ़ जाती है। ये सामान्य अनुभव की बात है कि तेज वायु में कपड़ा जल्दी सूखते हैं। अब देखो तीसरा नंबर, कुछ मापने योग्य राशियों के एसआई मात्रक व प्रतीक लिखिए। तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूँ आपको, देखो यहाँ पर लिख दिया जा, कुछ मापने योग्य राशि एसआई मात्रक व प्रतीक, ठीक है, एवं प्रतीक तो देखो इसके अंदर मैंने लिख लिया है, इसको बना लीजिएगा। राशियों में आपका आ जाता है तापमान, द्रव्यमान, संहति, भार, आयतन, घनत्व, दाब, ठीक है, ये होता है। चलो इसके मात्रक में बता देता हूँ। तो देखो तापमान का केल्विन होता है, इसको प्रतीक कैसे हम लिखते हैं, ठीक है, किससे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, लंबाई का मीटर होता है, ठीक है, मात्रक, और इसको एम से लिखते हैं। संहति का किलोग्राम होता है और इसको केजी से लिखते हैं। भार का न्यूटन होता है, ठीक है, भार का क्या होता है, न्यूटन होता है, इसको एन से लिखते हैं। आयतन का घन मीटर होता है, इसको यम से लिखते हैं। घनत्व का किलो प्रति घन मीटर होता है, इसको किलो यम की पावर 3 से लिखते हैं, ठीक है, ये पावर में रहेगा 3। अब देखो यहाँ पर दाब का पास्कल होता है, इसको पीए से लिखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, गैस से बर्तन की दीवारों पर दाब क्यों डालती हैं? संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण दीजिए व उनके उपयोग लिखिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी आपको बता देते हैं, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लिखिएगा, गैसीय अवस्था में कण सभी दिशाओं में गतिशील रहते हैं और बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं और बर्तन की दीवारों पर दाब आरोपित करते हैं। सिलेंडर में गैस उच्च दाब प्रेशर पर भरी जाती है और वह अत्यधिक संपीड़ित होती है। वह गैस संपीड़ित गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड गैस कहलाती है। अत्यधिक उच्च दाब पर संपीड़ित गैस द्रवित हो जाती है, इसे द्रवित गैस लिक्विफाइड गैस कहते हैं। उदाहरणतः पहला नंबर, घरों में खाना बनाने के लिए उपयोग की जाने वाले सिलेंडर में उच्च दाब पर पेट्रोलियम गैस भरी जाती है, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर हो जाएगा, संपीड़ित ऑक्सीजन, कंपोज्ड ऑक्सीजन अस्पतालों में उपयोग की जाती है और मरीजों को दी जाती है, ठीक है, क्या की जाती है, मरीजों को दी जाती है जो सामान्य रूप से श्वसन नहीं कर पाते। तीसरा नंबर, संपीड़ित प्रकृति गैस, ठीक है, कंपोज्ड नेचुरल गैस का प्रयोग आजकल एक स्वच्छ ईंधन, क्लीन फ्यूल के रूप में वाहन चलाने में किया जाता है, सीएनजी का, ठीक है। अब देखो इसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, विसरण क्या है? जल में मिलने पर किसका विसरण तेजी से होगा, ठोस या द्रव का? तो देखो विसरण, जब एक क्रिस्टल या द्रव की बूंद को जल में मिलाया जाता है तो उसके कण धीरे धीरे समान रूप से जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब दो अलग प्रकार के कण वाले पदार्थ संपर्क में आते हैं तो उन पदार्थों के कणों का स्वतः मिश्रण होना विसरण कहलाता है, ठीक है। अतः संपर्क में होने पर दो या अधिक प्रकार के कणों का स्वतः मिश्रण होना विसरण कहलाता है। एक ठोस का दूसरा ठोस में विसरण संभव नहीं है, यह अत्यंत कम है। एक ठोस का या एक द्रव का किसी द्रव में विसरण सामान्य प्रक्रिया है और किसी द्रव का अन्य द्रव में विसरण की दर ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ताप के साथ भी विसरण
की दर बढ़ जाती है। अब देखो इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, बताइए क्यों गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है जबकि ठंडी। ये तो देखो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न की परिभाषा दीजिए। तो देखो इसकी परिभाषा देना है। पहला नंबर है गुप्त ऊष्मा, उसके बाद गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो गुप्त ऊष्मा किसी निश्चित ताप पर दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दी जाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा ठीक है, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम उसके गलनांक पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए दी जाती है, गलनांक की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बर्फ के गलनांक की 80 कैलोरी प्रति ग्राम और या 335 जूल प्रति किलोग्राम। मेरे को लगता है ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको मैंने बताया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है पीछे। अब चलो 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर हम देख लेते हैं, ताप और दाब का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कण रहेगा यहाँ पर, कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, वे तेजी से कंपन करते हैं और अधिक स्थान ग्रहण करते हैं और फैलने लगते हैं। एक निश्चित तापमान पर वह आकर्षण के बंधन से मुक्त हो स्वतंत्र घूमने लगते हैं, तब उनके अणुओं की गति नहीं बढ़ती और उनकी व्यवस्था की जगह अवस्था कर लीजिएगा, अवस्था और कम, उनकी व्यवस्था और क्रम, हाँ व्यवस्था ही रहेगा, सही है, व्यवस्था और क्रम में परिवर्तन होने लगता है, तब वे तरल अवस्था में बदल जाते हैं। तरल को गर्म करने से अणुओं का वेग बढ़ जाता है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तेज गति वाले अणुओं का संवेग जब उन पर भीतर की तरफ लग रहे बल से अधिक बढ़ जाता है तो वह वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और तरल की सतह से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल है तो क्या है, गैस, ठीक है, किसमें, गैस में। अब देखो दूसरा नंबर है, किस ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है, ऊर्ध्वापतन, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर, ऊर्ध्वापतन पदार्थ है, ठीक है, ए और बी होगा, अमोनियम क्लोराइड और नेपथलीन दोनों ही होते हैं। अब देखो इसके बाद तीसरा नंबर है, किसी गैस का द्रवित करने के लिए चाहिए निम्न ताप व उच्च दाब। पांचवा नंबर, वाष्पीकरण वह क्रम है जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है तो अपने क्वथनांक से कम ताप पर, ठीक है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब देखो आगे 7 नंबर का, कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है ठोसों में। अब देखो उसके बाद 8 नंबर, पदार्थ के कणों, उपयुक्त सभी पदार्थ के कणों में क्या क्या होता है, के मध्य स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, गतिज ऊर्जा होती है, सब होते हैं, ठीक है। निम्न में पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है, सर्दी पदार्थ नहीं है, ठीक है, इसमें पदार्थ नहीं होता सर्दी में। 10 डैश तरल कहलाते हैं, द्रव व गैस। हम खुरच सकते हैं, किसको खुरच सकते हैं, ठोस को, ये बताया भी था मैंने। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, किसको, गैस को। डैश का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं, द्रव का। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से लिया गया है, सेल्सियस पैमाने पर, ठीक है। अब देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, आकार व आयतन निश्चित नहीं होते, किसका, गैस में। रसोई घर में प्रयोग करते हैं, किसका, एलपीजी का। वाहनों में प्रयोग की जाती है, सीएनजी। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन, जल का क्वथनांक 373 केल्विन। गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो
सकता है वाष्पन। ठीक है, अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हो गया समाप्त। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने आज की वीडियो में आप सभी को पूरा जितने भी क्वेश्चन थे सबको सॉल्व करा दिया। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।